हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण सिद्धांत और उसकी विधियाँ, जो हमारी हिंदी पेडागोजी दी गई सीटेट फर्स्ट पेपर एवं सेकेंड पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो सीटेट में हमारी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी पेडागोजी, तो इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करेंगे, जो हमारी हिंदी पेडागोजी दी गई है, जो हमारे सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में दोनों में पूछी जाती है। जो भाषा शिक्षण सिद्धांत और विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधियाँ जरूर ही पूछी जाती हैं। जितनी भी पेडागोजी है उसमें विधियाँ पूछी जाती हैं। तो ये हमारी हिंदी की पेडागोजी है, इसकी हम विधियाँ कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं आगमन विधि, इसके सिद्धांत भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण के आगमन पद्धति से पहले उदाहरण या अवलोकन प्रस्तुत करना और फिर उन उदाहरण के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना या परिभाषा प्रदान शामिल है। भाषा प्रदान क्या है, पहले इसमें जो शिक्षण होता है, शिक्षक होता है, पहले क्या करता है, बच्चों को उदाहरण देता है, बाद को नियम की ओर ले जाता है। तो इसमें यही हमारी आगमनात्मक विधि है। इसमें हम याद रखते हैं आगमनात्मक विधि। जो आगमन विधि है इसे क्या है, पहले उदाहरण, आ से आगमन, आ से ऊ से उदाहरण, तो उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की, इसमें क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या है, जो बच्चे की पहले की जानकारी है उससे बाद में उसे पूरा जो नई जानकारी है, बच्चा जिसके बारे में नहीं जानता है उसे उसकी ओर ले जाना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात क्या है, बच्चा जिन चीजों को जानता है और जिन चीजों को नहीं जानता है उनसे परिचित कराना। तो क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, अविशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देख लेते हैं निगमन विधि। जो हमारी निगमन विधि दी गई है, ये क्या है, इसकी अपोजिट, ये हम इसकी अपोजिट दी है। अगर हमने आगमन विधि पढ़ ली है तो हमारी निगमन विधि कंप्लीट, निगमन विधि पढ़ ली है तो आगमन इसकी अपोजिट होती है। तो देख लेते हैं जो हमारी निगमन विधि दी है। शिक्षण की नियमात्मक पद्धति में पहले एक सामान्य नियम सिद्धांतों व परिभाषा प्रदान करना और फिर उसे विशिष्ट सिद्धांतों पर लागू करना शामिल है। तो इसमें पहले नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम दिए जाते हैं, बाद को उदाहरण बताए जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें सामान्य से क्या है, विशिष्ट की ओर जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है, जो निगमनात्मक विधि है। तो ये हम समझ चुके हैं और हम आगे पढ़ लेते हैं संप्रेषण विधि। जो हमारी संप्रेषण विधि है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संप्रेषण विधि तो क्या है, संप्रेषण विधि प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हैं। संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। जो संप्रेषण विधि है इसमें जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसकी प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हैं और संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने ही भाषा की संरचना सीखता है। जो भाषा प्रयोग ही सीखने में क्या है, भाषा की संरचना सीखता है। ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है और संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। इसमें क्या है, स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोगों पर बल देती है और संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। तो आगे देख लेते हैं प्रदर्शन विधि। जो प्रदर्शन विधि दी गई है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रदर्शन विधि है, इसमें क्या है, इसमें ज्ञान मूर्त से अमूर्त रूप में दिया जाता है। इसमें प्रदर्शन विधि जो होती है इसमें ज्ञान कैसे दिया जाता है, इसमें मूर्त से, जो मूर्त वस्तुएं होती है उनसे अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। छात्र शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। जो प्रदर्शन विधि होती है इसमें छात्र भी सक्रिय होता है और शिक्षक भी सक्रिय रहता है। गणित, भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों को रुचिकर बनाया जाता है। इसमें क्या, जो प्रदर्शन विधि है इसमें जो गणित सब्जेक्ट है, भूगोल है, विज्ञान है, जैसे ऐसे जो हमारे विषय हैं इन्हें रुचिकर बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रदर्शन विधि की जाती है। आगे हम देख लेते हैं पारंपरिक शिक्षण विधि। जो पारंपरिक है शिक्षण विधि उसके बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षक और छात्रों का एक छोटा समूह, आमतौर पर 2 से 4, एक सहयोगात्मक शिक्षण
समूह बनाते हैं। ये सहयोगात्मक अंतःक्रिया समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाती है जहाँ साझा इसमें क्या है जहाँ साझा करके चीज़ों को सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं समूहात्मक या सहयोगात्मक निसहयोगात्मक या पारंपरिक शिक्षण विधि। तो इसमें साझा और समझ समूह शिक्षा के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने या पढ़ने की समझ में सुधार होता है। जो छात्र हैं क्या होता है जो सहयोगात्मक अंतःक्रिया करके आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं तो इसमें क्या है छात्रों को पढ़ने की समझ में सुधार होता है। आगे देख लेते हैं आगे हमारी विधि दी गई आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आगे व्याकरण अनुवाद विधि अब हम पढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि जो दी गई है व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने कौन सी विधि पढ़ी प्रदर्शन विधि पारंपरिक विधि संप्रेषण विधि आगमन विधि और निगमन विधि। अब इसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण विधि। व्याकरण अनुवाद पद्धति शिक्षण की एक पारंपरिक पद्धति जो लक्ष्य भाषा और मूल्य भाषा के बीच अनुवाद पर केंद्रित होती है। जो लक्ष्य भाषा होती है और मूल्य भाषा होती है उसके बीच अनुवाद पर केंद्रित होती है जिसमें व्याकरण नियमों और अनुवाद पर केंद्रित है। इसमें क्या है जो व्याकरण के नियम है और अनुवाद है उस पर केंद्रित होती है जिसमें व्याकरण नियमों और अनुवाद अभ्यास भारी जोर दिया जाता है। इसमें क्या है जो व्याकरण के नियम है और अनुवाद उसे को अभ्यास कराने पर भारी जोर दिया जाता है। जो कौन से व्याकरण अनुवाद विधि इसमें इसका नाम क्या है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या है व्याकरण के नियम और अनुवाद पर केंद्रित होती है। अब देख लेते हैं संरचनात्मक उपागम। जो संरचनात्मक उपागम है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाषा सिखाने का एक दृष्टिकोण जो व्याकरण के नियमों वाक्य संरचनाओं और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा की संरचना और पैटर्न पर जोर देता है। जो संरचनात्मक विधि है इसमें क्या है जो भाषा सिखाने का एक दृष्टिकोण है जो व्याकरण के नियम है जो वाक्य हैं जो संरचनाएं और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित। इसमें क्या है व्याकरण के नियमों और वाक्य संरचना और शब्दावली जो होती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा की संरचना और पैटर्न पर जोर दिया जाता है। अब मॉडल पठन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया मॉडल पठन में इसे हम पढ़ लेते हैं। एक शिक्षण पद्धति जहाँ शिक्षक छात्रों को जोर से पढ़ाता और धारा प्रवाह पढ़ने के मॉडल के रूप में कार्य करता और सुनने और समझने के कौशल विकसित करने में मदद करता है। इसमें क्या है सुनने और समझने के कौशल पर विकसित होता है। इसे हम क्या कहते हैं सुनने और समझने के कौशल को विकसित करती है तो इसे हम कहते हैं मॉडल पठन विधि। अब देख लेते हैं उच्चारण शिक्षण विधि। जो उच्चारण शिक्षण विधि दी गई उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उच्चारण शिक्षण विधि शिक्षक स्वस्वर उच्चारण के माध्यम से पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों के उच्चारण में सुधार करवाता है। जो शिक्षक होता है इसमें क्या है जो उच्चारण के माध्यम से पाठ में जो प्रयुक्त शब्द हैं वाक्य हैं उन्हें क्या करता है सुधार करवाता है। पद्य शिक्षण के समय आदर्श शिक्षण के द्वारा उचित लय ताल और यति गति का आदि का ज्ञान करवाती है। जो वर्तनी शिक्षण है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तनी शिक्षण तो वर्तनी शिक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय इसमें क्या है जो वर्तनी शिक्षण है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय संधि आदि से परिवर्तित शब्दों की वर्तनी और ध्यान आकर्षित कराया जाता है। जैसे देख लेते हैं अति अति हमारा क्या उपसर्ग जुड़ा है प्लस आवश्यक तो अति आवश्यक हो गया। शब्द और शिक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्द और शिक्षण दिया गया है तो क्या है पाठ संग सरगम। जो पाठ संग सरगम दिया गया उपागम के समय शब्द शिक्षण के अधिक अवसर मिलते हैं। शब्द शिक्षण के अंतर्गत निम्न शब्द ज्ञान करवाया जाता है। शब्द के अर्थ का ज्ञान गगन नव शब्द संरचना का ज्ञान उपसर्ग प्रत्यय समास युक्त शब्दों का ज्ञान पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले मुहावरे कहावतों का अर्थ ज्ञान आदि। वाक्य शिक्षण
जो वाक्य शिक्षण दिया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाक्य शिक्षण। पाठ के दौरान वाक्य की शुद्धता, जो वाक्य की शुद्धता होती है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है। वाक्य शिक्षण में शब्दार्थ और शब्द का संरचना है वाक्य संरचना संबंधित क्षमताओं को प्राप्त करना होता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे कौन सी विधि है हमारी? आगे रचना शिक्षण उपागम। जो रचना शिक्षण उपागम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रचना शिक्षण उपागम। इस उपागम के दौरान क्या होता है? इस उपागम के दो रूप हैं। जो रचना शिक्षण है इसके कितने रूप हैं? दो रूप हैं, मौखिक रचना और लिखित रचना। जो मौखिक होती है और लिखित रचना होती है। जो रचनात्मक शिक्षण होता है उच्चारण होता है तथा लिखित संरचना का संबंध बरतने से होता है। इसमें क्या है? लिखित रचना का संबंध उच्चारण से होता है। जो लिखित रचना होती है उसका संबंध किससे होता है? उच्चारण से होता है। उच्चारण से होता है और तथा लिखित रचना का संबंध बरतने से होता है। इसमें क्या है? जो रचना, इसमें मौखिक रचना और लिखित। तो मौखिक रचना का संबंध उच्चारण से होगा। इसमें यहाँ पे होगा मौखिक रचना का संबंध उच्चारण से होगा और लिखित संरचना जो रचना है उसका संबंध किससे होगा? बरतने से होगा। अब हम देख लेते श्रव्य भाषायिक विधि। श्रव्य भाषायिक विधि के बारे में पढ़ लेते। एक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण है जो 20वीं शताब्दी के मध्य उभरा है और व्यवहारवादी है, मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इस पद्धति का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षार्थी को किसी विदेशी भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता सिखाना। इसमें क्या है? जो सिर्फ एक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण है जो 20वीं सदी के मध्य से उभरा हुआ और व्यवहारवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इस पद्धति का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षार्थी को किसी विदेशी भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद कराने की क्षमता सिखाना और विभिन्न दर्शन ग्राही इलेक्टिव विधि। तो देख लेते भाषा शिक्षण के लिए एक लचीला और बाल केंद्रित दृष्टिकोण है जो एक भाषा शिक्षक को अपनी कक्षा में सभी प्रसिद्ध भाषा, सभी कैसी हैं? सभी जो प्रसिद्ध भाषा हैं, सभी प्रसिद्ध भाषा शिक्षण विधियों को सर्वोत्तम तकनीकी को आत्मसात करने और उपयोग करने की अनुमति देता है। अब हम देख लेते प्रतीक्ष विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। जो हमारी प्रतीक्ष विधि है जरूर ही पूछी जाती है प्रतीक्ष विधि। तो इसे हम समझ लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को अनेक सीमाओं के कारण प्रतीक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी विधियां जो पूछी जाती है? एक तो हमारी आगमन निगमन विधि तो जरूर ही पूछी जाती है जो संप्रेषण विधि है, और प्रदर्शन और पारंपरिक विधि है। तो हमारी जो प्रदर्शन और संप्रेषण और निगमन और आगमन और प्रतीक्ष विधि ये तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर ही पूछी जाती है। तो इन पे हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना, पढ़ना तो सारा ही है हमें, लेकिन जो हमारी जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा ही पूछी जाती है, इन्हें हमें कुछ इन पे ज़्यादा ही ध्यान देना। एक बार हम समझ लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं तो ये हमारे अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इसमें हम प्रतीक्ष विधि पहले देख लेते हैं जो हमारी प्रतीक्ष विधि दी गई है। तो व्याकरण अनुवाद विधि को अनेक सीमाओं के कारण प्रतीक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। जो व्याकरण एक ऐसी विधि है, इसमें क्या है? नियमों को याद किया जाता है। तो ये कैसी विधि हुई? इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। मातृभाषा का क्या करती है? बिना मातृभाषा के सिखाई जाती है। तो इसमें क्या है? जो व्याकरण अनुवाद विधि को अनेक सीमाओं के कारण प्रतीक्ष विधि से आविर्भाव किया जाता है। अब देख लेते इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। जो प्रतीक्ष विधि है कैसी है? मौखिक वार्तालाप भी विधि भी इसे कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा को क्या है? मध्यस्थता के बिना अन्य भाषाएं सिखाई जाती है।
मातृभाषा के बिना अन्य भाषाएं सिखाई जाती। इस विधि में बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी ये प्रतीच विधि है जिसमें क्या होता है, मातृभाषा का बिल्कुल भी बच्चे को प्रयोग नहीं कराया जाता है। केवल लक्ष्य भाषा के आधार पर जो बच्चे का लक्ष्य होता है, जो बालक का लक्ष्य होता है, उसके आधार पर उसे दूसरी भाषाएं सिखाई जाती हैं। अब देख लेते द्विभाषी उपागम। ये विधि निर्देश के लिए मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। कार्य आधारित भाषा शिक्षण, जो कार्य आधारित भाषा शिक्षण है उसके बारे में पढ़ लेते। ये उपागम स्पष्ट रूप से मातृभाषा के उपयोग को हतोत्साहित नहीं करता है। अब क्या है, संप्रेषण उपागम। जो संप्रेषण उपागम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम पढ़ा चुकी हूँ, ये करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। ये उपागम मुख्य रूप से किसी भाषा को सीखने, साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में जो बातचीत की जाती है संप्रेषण के माध्यम से, जो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या है, संप्रेषण कर रहे हैं, आदान प्रदान करना, एक दूसरे की बात को सुनना और एक दूसरे को अपनी बात समझाना, तो क्या है, संप्रेषणात्मक विधि होती है। बातचीत करना बातचीत पर जोर देती है, तो कौन सी विधि होती है, संप्रेषणात्मक विधि होती है। आगे हम पढ़ लेते हैं हमारी कौन सी विधि दी गई। आगे हमारा दिया गया जो भाषा सिद्धांत। अब हम कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, बस हमारा चैप्टर फिर पूरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हमने भाषा शिक्षण विधियां तो पढ़ ली हैं, अब हम सिद्धांत भी इसके देख लेते हैं। जो सिद्धांत क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत। इसके तहत शिक्षक भाषा से संबंधित ज्ञान अर्जन हेतु बच्चों को प्रेरित किया जाता है। दूसरा क्या है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। जो क्रिया द्वारा सीखा जाता है उसका सिद्धांत। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या, इसके तहत बच्चे सक्रिय रूप से भाषा शिक्षक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो क्रिया करके बच्चे सीखते हैं, इसमें क्या है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो क्या है, क्रिया करके सीखते हैं। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। बच्चे को जो जीवन से जोड़ के सिखाया जाता है, जो बालक को क्या है, शिक्षक तत्व के बच्चों के जीवन से जोड़कर ज्ञान कराता है। अनुकरण। बच्चे जो परिवेश से, अनुकरण कैसा है, अनुकरण बच्चे जो अपने परिवेश से क्या करते हैं, अनुकरण द्वारा भाषा को सीखते हैं। बच्चे परिवार और समाज शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने भाषा को दोहराकर भाषा सीख लेते हैं, तो क्या है, अनुकरण सिद्धांत। अब अभ्यास का सिद्धांत। बच्चे को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कर भाषा संबंधी ज्ञान कराया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और भाषा शिक्षण की जो हमारी विधियाँ दी गई, भाषा शिक्षण की सिद्धांत और विधियाँ थी, कंप्लीट होती हैं। जो हिंदी हमारी पेडागोजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके अगले टॉपिक के साथ में।